नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन नियम संख्या 258 पढ़ रहे थे और नियम संख्या 258 का दोस्तों अपन बचा हुआ पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अपन ने नियम संख्या 258 जो कि भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के संबंध में था, उसके संबंध में अपन ने पहले कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, तो मैं वो पॉइंट्स आपको याद करवाता हूँ एक बार। सबसे पहले नियम संख्या 258 में हमने पढ़ा था कि इसके लिए नियम संख्या 258 के लिए जब सरकार किस उद्देश्य के लिए भूमि अवाप्त की जाएगी, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अवाप्त की जाएगी, और सार्वजनिक भूमि उद्देश्य के लिए अगर भूमि अवाप्त की जाएगी तो जो भी उसमें व्यय होगा वो व्यय क्या कहलाएगा, उस परियोजना की लागत में शामिल किया जाएगा। अगर भूमि अवाप्ति के लिए अलग से भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो उसको कलेक्टर की शक्तियां प्राप्त होंगी, और कलेक्टर की शक्तियां प्राप्त होंगी। भूमि अवाप्ति अधिकारी को दिए गए वेतन भत्ते आदि भी उस परियोजना की लागत में जुड़ेंगे। अगर दो परियोजनाओं के लिए एक साथ भूमि अवाप्त की जा रही है तो उस भूमि की लागत जिस परियोजना में जोड़ी जाएगी, जिसकी लागत अधिक है परियोजना की, उसमें भूमि की लागत को जोड़ दिया जाएगा और डेबिट कर दिया जाएगा उस परियोजना के अंदर। अपन ये पॉइंट्स देखे थे। अब अपन भूमि अवाप्ति की एक पॉइंट अपन ने देखा था, भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और अपन ने ये भी नोट किया था कि अपने नियम संख्या 258 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं का उपयोग किया गया है, उन धाराओं को अपन ने क्रम से नोट किया था। तो उन धाराओं में कौन सी धारा किससे संबंध में, ऐसा मैंने आपसे पहले कहा था कि याद कर लेना ताकि आपको ये नियम समझने में आसानी हो। और अपने प्रारूप भी निर्धारित किए थे, प्रपत्रों के जो भी नोटिस किए जाते हैं उनके प्रारूप भी ये आगे दे रखे थे उसमें कि कौन सा प्रारूप किसके संबंध में है। तो अपन ने यहाँ तक की प्रक्रिया कर ली थी। अब वो भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया समझिएगा। अगर आपने पीछे का नियम नहीं देखा है और समझ में नहीं आया तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्लास देखने से पहले पीछे वाली क्लास देखें। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन एक एक नियम को समझते हुए चलेंगे। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया, और इस भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में अपन सबसे पहले देखेंगे सर्वप्रथम धारा 11। सबसे पहले भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। सबसे पहले धारा 11 किसके तहत, तो धारा 11 के तहत क्या किए जाएंगे, भूमि अवाप्ति के भूमि अवाप्ति का नोटिस यानी कि अवार्ड तो दोस्तों अवार्ड, जहाँ पे अवार्ड शब्द उपयोग में आए तो अपने को सामान्यतः दो अर्थों में इसका अर्थ लगाना है। किससे, नोटिस से। पहला तो नोटिस से लगाना है, दूसरा यदि न्यायालय शब्द का प्रयोग जिस लाइन में किया जाए और उसमें अवार्ड शब्द आता है तो इसका आपको अर्थ लगाना है अवार्ड शब्द से फैसला, निर्णय। फैसला या निर्णय शब्द से लगाना है। तो दोस्तों अपन भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो धारा 11 कौन किसकी, भूमि अधिग्रहण राजस्थान भूमि भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 11 के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, भूमि अवाप्ति के सबसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा। अगर नोटिस शब्द या की जगह अवार्ड शब्द ही मिलेगा आपको, तो अवार्ड शब्द मिले तो सबसे पहले तो अवार्ड शब्द से नोटिस से आपको अर्थ लगाना है, अवार्ड यानी कि नोटिस जारी करना। लेकिन यदि यह न्यायालय, जिस लाइन में न्यायालय शब्द का प्रयोग किया जाए वह निर्णय और फैसले से लगाना है अवार्ड शब्द का अर्थ।
तो अपन ने पॉइंट संख्या 1 पढ़ा कि भूमि अवाप्ति के नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस कैसे जारी किए जाएंगे दोस्तों, ये नोटिस जो कि जारी किया जाता है ये किस में जारी किया जाएगा, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के अंदर जारी किया जाता है। कि सब इसमें क्या क्या डिटेल होती है, इसमें डिटेल होती है, नाम होता है जिसकी भूमि अवाप्त की जानी है, उसका नाम होता है, पता होता है, और दोस्तों उसकी भूमि का विवरण। आपने बहुत बार देखा होगा, एक बहुत सारे कॉलम बने हुए होते हैं और उनमें भूमि भूमि का खसरा नंबर, व्यक्ति का नाम, जिसके भूमि नाम है उसका खसरा नंबर, पता, हाँ, और अवाप्ति और उसकी राशि अनुमानित, उसको भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में आपने न्यूज़पेपर के अंतर्गत बहुत बार नोटिस देखे होंगे, अवाप्ति के नोटिस देखे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये न्यूज में जारी किया जाएगा तथा संबंधित पक्षकार को दोनों को ये नोटिस भेजा जाएगा। एक तो न्यूज़पेपर में जारी किया जाएगा, दूसरा पक्षकार को नोटिस भेजा जाएगा। तो दोस्तों भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में अपन पॉइंट नंबर 1 देखा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले तो धारा 11 के अंतर्गत भूमि अवाप्ति के संबंध में क्या किया जाएगा, अवार्ड जारी किए जाएंगे, यानी कि नोटिस जारी किया जाएगा। अब अपन इसी के पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। अब दोस्तों इधर नोटिस जारी कर दिए, जैसे ही नोटिस जारी करेगा तो भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रारूप क में भूमि अवाप्ति अधिकारी क्या करेगा, और प्रारूप क किसके संबंध में था, अपन ने देखा था अवार्ड, तो दोस्तों जो अपन ने नोटिस जारी किया था उस नोटिस का पूरा विवरण प्रारूप क, ये एक फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म का, उसमें भर के अवार्ड जारी करने का पूर्ण विवरण भर के, इसमें क्या क्या भरा जाएगा, नाम, राशि जो दी जानी है, जो अपन ने न्यूज़पेपर में जो नोटिस के अंतर्गत जो जो बातें लिखी गई थी उन सब का विवरण इसमें होता है, नाम, राशि, जमीन का विवरण, ये सब लिख करके और प्रारूप क में एक फॉर्म भर करके भूमि अवाप्ति अधिकारी क्या करेगा, इसको विभागाध्यक्ष को भेजेगा। इसके नंबर 1, नंबर 2 प्रारूप, प्रारूप डबल क, ये प्रारूप किसके संबंध में है, सहायक विवरण। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, भूमि अवाप्ति अधिकारी अवार्ड जारी करने का पूर्ण विवरण, नाम, राशि, जमीन आदि भर के प्रारूप क में किसको भेजेगा, विभागाध्यक्ष को। विभागाध्यक्ष क्या करेगा, इसमें भूमि अवाप्ति अधिकारी 1 से 6 कॉलम तक भरेगा और विभागाध्यक्ष 9 और 10 9 और 10 के कॉलम में पूर्ति करके किसको भेजेगा, विभाग अध्यक्ष कॉलम संख्या 9 और 10 में पूर्ति करके महालेखाकार को। तो दोस्तों अपन ने भूमि अवाप्ति अधिकारी दूसरा पहला पॉइंट क्या देखा था कि धारा 11 के अधीन, धारा 11 के अधीन नोटिस जारी किया जाएगा, अवार्ड जारी किया जाएगा कि निम्न व्यक्तियों की भूमि अवाप्ति की जानी है, राज्य सरकार के आदेश है, इतनी राशि दी जाएगी, नाम, पता और पूरा विवरण लिख के न्यूज़पेपर के अंतर्गत उसका क्या लिया जाता है,
न्यूज़पेपर में उसका विज्ञापन की तरह एक तरह से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाती है। तो जैसे ही सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हो गई, उसके बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी क्या करेगा, जिन जिन व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की जानी उनके नाम, पता, जमीन आदि का विवरण प्रारूप क के अंतर्गत अवार्ड जारी करने का पूरा विवरण, जिन जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और जो नोटिस न्यूज़पेपर में दिया गया था उसमें नाम, राशि, पता, हाँ, जमीन का विवरण आदि लिखा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार से इसमें प्रारूप क में भर के किसको भेजेगा, भूमि अवाप्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष को भेजेगा। 1 से 6 तक के कॉलमों में इसमें पूर्ति करके भेजेगा। 9-10 संख्या कॉलम संख्या विभागाध्यक्ष भरेगा और उसके बाद विभागाध्यक्ष महालेखाकार को भेज देगा ये। फिर अब क्या होगा, अब जिसकी भूमि अवाप्त की जानी है तो उसकी जिस राशि पर वो सहमति हुई है, अब क्या करेगा, प्रारूप डबल के में सहायक विवरण तैयार करेगा। कौन करेगा, भूमि अवाप्ति अधिकारी। और भूमि का मालिक सहमति राशि का विवरण है। इसमें जिस राशि पर भूमि का मालिक भूमि के लिए जिस राशि पर सहमत हुआ है, राशि पर भूमि देने के लिए सहमत हुआ है, उस राशि का विवरण सहायक प्रारूप में लिख करके सहायक प्रारूप और प्रारूप कै दोनों भेजेगा। किसको, मालेखाकार को भेजेगा। मालेखाकार क्या करेगा, प्रारूप कै प्रारूप कै और डबल कै यानी कि अवार्ड जारी करने का विवरण वह मिलान करेगा और अंतर को देखेगा कि जो व्यक्ति भूमि जिसकी है वो जिस राशि पर सहमत हुआ है वो सहायक विवरण में लिख के भेजी जाती है। अवार्ड जारी करने का विवरण पूरा कि जिस पर जिस मूल्य पर भूमि अवाप्त की जानी के तय हुआ है, अनुमान तय किया गया है भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा, उस दोनों के अंतर को देखेगा। कौन देखेगा, मिलान करके मालेखाकार देखेगा। इसके बाद क्या किया जाएगा दोस्तों, तय हो गया, भूमि पर अंतर को देखेगा और अवाप्ति का मूल्य तय होने पर, अवाप्ति का अगर मूल्य तय हो गया तो क्या करेगा, नोटिस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, धारा 12(2) किसके संबंध में है, अवार्ड का नोटिस पक्षकारों को अवार्ड का नोटिस जारी करने के संबंध में धारा 12(2) है। तो धारा 12(2) के अंतर्गत उनको क्या किया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि आपकी इस मूल्य पर आपकी भूमि अवाप्त की जाती है। और दोस्तों अब धारा 31(1) के अधीन क्या किया जाएगा, भुगतान का भुगतान करने का पूरा प्रयास करेंगे।
भुगतान करने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे संबंधित को हो जाए समय पर पक्षकार समय पर, यदि संबंधित पक्षकार समय पर पक्षकार उपस्थित नहीं होता है भुगतान प्राप्त करने के लिए, तो उसे क्या किया जाएगा, पुनः सूचना दी जाएगी। क्या किया जाएगा, उसे पुनः सूचना दी जाएगी। अगर वो तैयार भुगतान प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंचता है तो, और उसको अगली तारीख दी जाएगी, भुगतान प्राप्त करने की अगली तारीख बता दी जाएगी उसको, और पुनः उसको सूचना भेजी जाएगी। और उसको यह भी सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि उसको ब्याज नहीं दिया जाएगा। विलंब से भुगतान प्राप्त करेगा, भुगतान अगर लेट प्राप्त करेगा तो भी उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा उसको। तो ये बात भी उसको क्लियर कर दी जाएगी इस नोटिस के अंतर्गत। अब अपन ने पढ़ा, अब धारा 18 में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 18 में अधिकार दिया गया है संबंधित पक्षकार को कि वो न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। अगर जो उसको राशि दी जा रही है उससे वो सहमत नहीं है तो 18 के अधीन वाद दायर कर सकता है। धारा 18 के अधीन वाद दायर कर सकता है यदि राशि से सहमत नहीं है तो। और ये दोस्तों धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 18 के अधीन वाद दायर कर सकता है राशि से सहमत नहीं है तो, तथा अगर यदि वाद दायर, यदि पक्षकार क्या करता है, राशि से सहमत नहीं होने पर अगर वाद भी दायर नहीं करे और प्रयास करने पर भी उपस्थित नहीं हो, राशि प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो, तो राशि को क्या कर दिया जाएगा, उसके नाम की जो राशि है कोषागार में जमा करा दी जाएगी। तथा प्रारूप प्रारूप डे को भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रारूप डे को प्रमाणित करेगा और संबंधित व्यक्ति को उसकी क्या देगा, सूचना देगा। तो दोस्तों अपन ने जो अब तक पॉइंट्स देखे उनको अपन एक बार पुनः रिवाइज करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाएगा, भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में क्या किया जाएगा, धारा 11 के अधीन क्या किया जाएगा, नोटिस जारी किए जाएंगे। भूमि अवाप्ति के नोटिस कैसे जारी किए जाते हैं दोस्तों, न्यूज़पेपर में जारी किए जाते हैं और संबंधित पक्षकार को भेजे जाएंगे। और जो नोटिस जारी किया गया, जो अवार्ड जारी किया गया भूमि अवाप्ति का, उस अवार्ड के संबंध में
पूरा विवरण तैयार करके प्रारूप क में भूमि अवाप्ति अधिकारी किसको भेजेगा, विभागाध्यक्ष को भेजेगा। 1 से 6 तक के कॉलम भर के विभागाध्यक्ष को प्रारूप क में भूमि अवाप्ति का नोटिस का पूरा विवरण जिन जो नोटिस में दिया गया था वो का राशि जिसकी भूमि अवाप्त की जानी है, संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, भूमि का विवरण आदि भर के और प्रारूप क में विवरण किसको भेजा जाएगा, विभाग अध्यक्ष को भेजा जाएगा। विभाग अध्यक्ष उस विवरण को क्या करेगा, उसमें कॉलम संख्या 9 और 10 की पूर्ति करके महालेखाकार के पास भेजेगा। इसके बाद क्या करेगा, संबंधित पक्षकार जिस राशि पर सहमत हुआ है उसका विवरण प्रारूप डबल के में यानी कि सहायक विवरण में उसका प्रारूप भर करके भूमि अवाप्ति अधिकारी किसको भेजेगा, मालेखाकार को भेजेंगे। मालेखाकार इन दोनों का प्रारूप क और प्रारूप डबल क का दोनों का क्या करेगा, मिलान करेगा और अंतर को देखेगा और राशि तय की जाएगी। अंतर को देखने के बाद क्या करेंगे, विभागाध्यक्ष से भूमि अवाप्ति के दौरान भूमि के लिए दी जाने वाली राशि तय कर दी जाएगी। राशि तय करने के बाद धारा 12(2) के तहत धारा 12(2) के तहत क्या किया जाएगा, संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी किया जाएगा कि आप अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में उसको नोटिस भेजा जाएगा, अवार्ड का नोटिस जारी किया जाएगा। फिर 31(1) के अधीन भूमि भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। 31 धारा 31(1) के अधीन उसको क्या किया जाएगा, भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। भुगतान की 31(1) में कहा गया है कि भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। अगर प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो उसको पुनः नोटिस भेजा जाएगा, पुनः तारीख दी जाएगी कि आइए आप भुगतान प्राप्त कर लीजिए। उसको उस नोटिस के अंतर्गत ही यह भी सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि अगर विलंब से वो भुगतान प्राप्त करता है तो उसको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद में अपन ने ये देखा, यहाँ तक का पॉइंट्स अपन ने देख लिए, एक ही कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। और अपन ने अगला पॉइंट क्या देखा था, धाराधीन के तहत वाद दायर कर सकता है। कौन सी के तहत, भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 18 के तहत। अगर वो जो उसको उसकी भूमि के बदले में जो राशि दी जा रही है, गवर्नमेंट जो उसकी भूमि अवाप्त कर रही है, क्रय कर रही है, भूमि ले रही है, गवर्नमेंट अधिग्रहण कर रही है, तो उसके लिए जो उसको राशि दी जा रही है अगर वो उस राशि से सहमत नहीं है तो धारा 18 के अधीन वह न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। यदि संबंधित पक्षकार क्या करे, वाद भी दायर नहीं कर रहा है, न्यायालय में प्रयास करने के बाद उपस्थित भी नहीं हो रहा है, तो उसकी राशि को क्या कर दिया जाएगा, कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। और प्रारूप डी में क्या करेगा, भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रमाणित कर देगा कि संबंधित व्यक्ति प्रयास करने के बाद भी नहीं आया है और कोषागार में जमा करा देगा। अब यहाँ तक के पॉइंट्स अपन ने देख लिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे। अब संबंधित कोषागार में राशि जमा कराने के बाद अगर यदि संबंधित पक्षकार भुगतान प्राप्त करने आए संबंधित पक्षकार भुगतान प्राप्त करने आए तो उसको क्या किया जाएगा, तो उसको जिस प्रकार से रिफंड के मामले में राशि आहरित की जाती है, उसी प्रकार से क्या कर सकता है, वो राशि प्राप्त कर सकता है कोषागार में राशि जमा होने के बाद। तो दोस्तों भुगतान संबंधित पक्षकार के प्रतिनिधि को तभी किया जाएगा जब उसको कानूनी प्राधिकार प्राप्त हो। तो भुगतान पक्षकार के प्रतिनिधि को भुगतान कब किया जाएगा, जब उसको क्या हो,
तो अपन ने अब दोस्तों 2 पॉइंट देखे, तो एक-एक पॉइंट को समझिए। संबंधित पक्षकार भुगतान प्राप्त करने आए। दोस्तों अपन ने क्या इससे पहले क्या पढ़ा था कि खूब प्रयास करने के बाद ना तो कोर्ट में वाद दायर करता है, ना ही पैसे लेने आता है, तो उस व्यक्ति के संबंधित भूमि के पैसे को कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। और जब कोषागार में जमा होने के बाद अगर वो व्यक्ति पैसे लेने आता है, तो जिस प्रकार से रिफंड के मामले में भुगतान किया जाता है, उसी प्रकार से वो संबंधित पक्षकार भुगतान प्राप्त कर सकता है। और भुगतान पक्षकार प्रतिनिधि यानी भुगतान कर प्राप्तकर्ता की जगह उसका बेटा या उसके परिवार का कोई सदस्य भुगतान लेने आता है, तो उसको भुगतान जब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसको कानूनी प्राधिकार प्राप्त नहीं हो। यानी कि भुगतान प्राप्तकर्ता प्रतिनिधि इस अगर दुनिया में नहीं है, तो ही भुगतान प्राप्त कर उसका प्रतिनिधि भुगतान प्राप्त कर सकता है। कानूनी प्राधिकार प्राप्त तभी कर सकता है, अन्यथा भुगतान संबंधित पक्षकार को ही किया जाएगा। ये अपना अगला पॉइंट ये कहता है। जब भुगतान किया जाता है दोस्तों, एक पक्षकार को जब भुगतान कर दिया जाता है, तो प्रारूप गए यानी कि इंग्लिश में बोले तो सी में क्या किया जाएगा, रसीद जब भुगतान किया जाएगा, तो प्रारूप गए या सी में क्या की जाएगी, रसीद जारी की जाएगी। यदि यदि क्या किया गया है, समूह में अगर भुगतान किया जाता है, तो डबल सी प्रारूप डबल सी या गए प्रारूप डबल सी या डबल गए के अंतर्गत रसीद दी जाएगी, रसीद प्राप्त की जाएगी। तो भुगतान करने के संबंध में रसीद प्राप्त करने के संबंध में कौन सा प्रारूप दे रखा है, भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत आपसे पूछ सकता है, तो आपको प्रारूप सी पर टिक करना है। यदि सामूहिक रूप से भुगतान करने के संबंध में रसीद का प्रारूप के संबंध में पूछे, तो डबल सी प्रारूप गए गए या डबल सी को आपको टिक करना है। तो दोस्तों ये इसके अंतर्गत इसको भुगतान होने पर क्या की जाए, प्राप्त की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को जब भुगतान किया जाएगा, तो उसको प्रारूप सी में उससे रसीद प्राप्त की जाएगी। सामूहिक भुगतान किया गया है, तो रसीद डबल सी के प्रारूप में प्राप्त की जाएगी। अब दोस्तों ये तो पूरी प्रक्रिया अपन ने देखी। जब व्यक्ति न्यायालय में नहीं जाता है और राशि से सहमत हो जाता है, तो उसके संबंध में तो अपन यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। बिल्कुल स्पष्ट सरल भाषा में लिखा हुआ है। ये सहायक विवरण तैयार किया जा रहा है। इसमें अंतिम सहमति राशि, जो राशि भुगतान करने के लिए जिस राशि पर विभाग अध्यक्ष या विभाग सहमत हुआ है, उस राशि का विवरण दिया जाता है इसमें। और ये हो गया 18 के अंतर्गत अपने वाद दायर करने के संबंध में। ये प्रारूप हो गया, रसीद का प्रारूप गए में और सामूहिक रूप से भुगतान किया गया है, तो उसका प्रारूप डबल गए के अंतर्गत दिया गया। यदि दोस्तों भूमि अवाप्ति अधिकारी कर्तव्य से मुक्त होने, दोस्तों अपना एक पॉइंट ये भी है, अपन ने अभी रह गया था, भूमि अवाप्ति अधिकारी को कर्तव्य से मुक्त करने के बाद कोई बकाया भुगतान रह जाए तो क्या करेगा कलेक्टर। दोस्तों 1 साल हो गया मान लीजिएगा, और भूमि अवाप्ति अधिकारी अपना कार्य कंप्लीट करके चला गया, लेकिन किसी व्यक्ति ने भुगतान प्राप्त नहीं किया था अब तक, तो उसके संबंध में बची हुई कार्रवाई कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। उसके बाद में कर्तव्य मुक्त होने के बाद में। अब दोस्तों अपन यहाँ से आगे के पॉइंट्स देखेंगे। अब नियम 258 में यदि दोस्तों क्या करें दोस्तों, राशि से संबंधित पक्षकार दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि से सहमत नहीं है,
यदि पक्षकार दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि से सहमत नहीं है तो दोस्तों वो क्या कर सकता है, धारा 18 अभी अपन ने देखा था, धारा 18 के तहत वाद दायर कर सकता है। और दोस्तों जब वाद दायर करेगा, अपन ने वाद दायर नहीं करेगा उसके संबंध में तो अपन प्रक्रिया देख चुके हैं। अगर वाद दायर नहीं करता है, भुगतान प्राप्त करने भी नहीं आता है, तो उसकी राशि को कोषागार में जमा कर दिया जाएगा, प्रारूप डी के अंतर्गत उसको प्रमाणित कर दिया जाएगा। फिर अगर वो बाद में भुगतान प्राप्त करने आता है तो उसको क्या किया जाएगा, रिफंड की तरह उसको भुगतान किया जाएगा। वो अपनी सारी प्रक्रिया अपन ने पढ़ ली। लेकिन अगर वो वाद दायर कर देता है तो प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया क्या करेगा, न्यायालय आदेश जारी करेगा। न्यायालय मामले में सुनवाई करके क्या जारी करेगा, आदेश जारी करेगा। न्यायालय अवार्ड जारी करेगा, यानी कि आदेश जारी करेगा। अवार्ड का यहाँ पे अर्थ जहाँ न्यायालय आ जाए, मैंने आपको बताया था वहाँ अवार्ड का अर्थ कैसे लगाना है, आदेश से लगाना है। तो अवार्ड जारी करेगा, आदेश जारी करेगा। न्यायालय किसके संबंध में जारी करेगा, आदेश जारी करेगा कि संबंधित व्यक्ति को निम्न राशि का निम्न राशि का भुगतान किया जाए। इस संबंध में कुछ भी आदेश जारी कर सकता है न्यायालय, लेकिन यदि वह आदेश जारी करता है कि निम्न राशि का भुगतान जारी किया जाए तो दोस्तों इसके संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी तुरंत क्या करेगा, प्रारूप बी या ख में क्या करेगा, विवरण विवरण तैयार करेगा और क्या करेगा, महालेखाकार को भेजेगा। दोस्तों मानिएगा, प्रारूप क और प्रारूप बी दोनों का क्या करेगा, मिलान करेगा। मिलान क्यों करेगा, क्योंकि प्रारूप ए में जो वो राशि थी जो उसको दी जानी थी, दिया जाना राशि, जिस राशि पर सहमति बनी थी और न्यायालय ने आदेश दे दिए, उस राशि का विवरण बी में दे रखा है। तो इन दोनों का मिलान करेगा महालेखाकार। इन दोनों का क्या करेगा, मिलान करके देखेगा महालेखाकार, तुरंत इसकी सूचना भेजी जाएगी। और जो अधिक राशि का भुगतान किया जाना है न्यायालय द्वारा, वह आदेश जो दिया गया है तो उसके अंतर का क्या करेगा, ये मिलान करेगा। और राशि दोस्तों न्यायालय में वाद दायर होने पर राशि कहाँ पे जमा करा दी जाती है, नियम की धारा 30 क्या कहती है दोस्तों, न्यायालय द्वारा अवार्ड जारी किया जाना, जो निर्णय जारी किया गया है और उस निर्णय में न्यायालय क्या आदेश देता है कि विभाजन, राशि का विभाजन राशि का विभाजन न्यायालय करेगा। तो दोस्तों उसके संबंध में भी सूचना तुरंत किसको दी जाएगी, महालेखाकार को। इसकी भी सूचना महालेखाकार को दी जाएगी। दोस्तों जैसे ही न्यायालय में वाद दायर होता है, न्यायालय का निर्णय आता है, तो राशि किस में जमा करा दी जाती है, न्यायालय में राशि पीठासीन अधिकारी के पक्ष में दोस्तों पीठासीन अधिकारी के पक्ष में राशि जमा करा दी जाती है और 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इस प्रारूप को किसमें, 3 प्रतियों में, प्रारूप की 3 प्रति तैयारी की जाएंगी। एक न्यायालय में जमा, एक
कलेक्टर के पास रहेगी, एक न्यायालय में जमा होगी, और एक भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास रहेगी। जो राशि किसमें न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पक्ष में जारी की गई है, इसका प्रारूप के संबंध में तीनों के पास रहेगी। यदि न्यायालय ने दोस्तों जो राशि दी जानी थी उससे अधिक का आदेश दिया है, अधिक राशि भुगतान करने का आदेश दिया, तो प्रारूप ख में दर्ज किया जाएगा, और चेक न्यायालय के पक्ष में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब अपन ने ये क्या प्रक्रिया पढ़ी है, अब इसको भी अपन एक बार समझेंगे। दोस्तों आज की क्लास में अपन इसको भी समझेंगे। दोस्तों थोड़ी सी मेरे ये जो अपना डिजिटल सिस्टम है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ये अपडेट मांग रहा था, इसलिए अपनी 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई। और अब जो अपन क्लास चल रही है इसमें भी वो दोस्तों में अपन आमने सामने रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन ने देख लिया था, अब दोस्तों रिफंड करने के संबंध में देख लिया था, भुगतान संबंधित पक्षकार के प्रतिनिधि यहाँ तक की भी अपन ने पढ़ लिया था। अब ये अपन यहाँ से देखते हैं दोस्तों, पक्षकार यदि क्या करता है, क्षतिपूर्ति राशि जो उसकी भूमि के बदले में सरकार द्वारा राशि दी जा रही है उससे अगर वो सहमत नहीं है तो वो क्या कर सकता है, धारा 18 के तहत न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। वाद दायर करेगा तो न्यायालय क्या जारी करेगा, अवार्ड जारी करेगा, आदेश जारी करेगा इस संबंध में। यदि भुगतान करने के संबंध में आदेश जारी करेगा न्यायालय, और भूमि अवाप्ति का प्रारूप ख में इसका विवरण भर के भेजा जाएगा। अगर अधिक न्यायालय जो राशि तय की गई थी, क्षतिपूर्ति राशि उसको की जानी थी, उससे अगर अधिक राशि भुगतान करने का आदेश देता है तो प्रारूप ख में उसको महालेखाकार को भेजा जाएगा। महालेखाकार प्रारूप ए में जो राशि भुगतान उसको पहले की जानी थी और न्यायालय ने आदेश देकर जो राशि अधिक राशि भुगतान करने का दिया गया वो विवरण बी में होता है। जो पहले राशि दी जानी थी वो विवरण ए में था, प्रारूप क में अपन ने पढ़ा था। हाँ, तो प्रारूप क और बी का दोनों का महालेखाकार क्या करेगा, मिलान करेगा, और जो राशि संबंधित पक्षकार को दी जानी है और जिसने न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है तो उस राशि के लिए उस संबंधित पीठासीन अधिकारी के नाम से उस पर क्या कर दिया जाएगा, चेक जारी कर दिया जाएगा। यानी कि पीठासीन अधिकारी के पक्ष में अगर वो राशि न्यायालय में जमा करा दी जाएगी, जिसके संबंध में न्यायालय में क्या दायर हो गया है, वाद दायर कर दिया है जिस पक्षकार ने, तो उस पक्षकार को जो राशि दी जानी है वो राशि न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पक्ष में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसको 3 प्रतियों में उसका विवरण तैयार किया जाएगा। जो राशि पीठाधीन अधिकारी के पक्ष में ट्रांसफर की, एक न्यायालय में कॉपी रहेगी, कोषक कलेक्टर के पास, एक भूमि विकास अधिकारी के भूमि अवाप्ति अधिकारी किसको भेजेगा, मालिकाकार को भेजेगा एक कॉपी। तो न्यायालय में अधिक राशि का अगर आदेश दे दिया गया है तो चेक से एक्स्ट्रा राशि, ये राशि तो पहले तुरंत वाद दायर होते ही जो संबंधित पक्षकार को जो राशि दी जानी है उसका चेक पीठासीन अधिकारी के पक्ष में जारी कर दिया गया। लेकिन न्यायालय ने उससे अधिक राशि उसको भुगतान करने का अगर आदेश दे दिया तो चेक के माध्यम से वो राशि प्रारूप ख में वो विवरण जो भेजा गया है, राशि का आदेश दे दिया गया है, तो चेक के माध्यम से क्या किया जाएगा, न्यायालय में वो राशि जमा करा दी जाएगी, वहां से वो संबंधित पक्षकार को भुगतान कर दी जाएगी। तो दोस्तों अपन ने पूरी प्रक्रिया देखी कि अब मैं आपको कुछ शब्दों के अंतर्गत, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अब तक क्लास को ध्यान से समझा है तो अब आप अगर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। मैं पूरी प्रक्रिया रिवाइज कर देता हूँ, सिर्फ आप मेरी आवाज पर ध्यान दें। दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, भूमि अवाप्ति के लिए पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले नोटिस जारी किए जाएंगे, अवार्ड जारी किए जाएंगे, धारा 11 के अधीन अवार्ड जारी किए जाएंगे संबंधित पक्षकार को। और न्यूज़पेपर के अंतर्गत जो अवार्ड जारी किया गया, जो नोटिस जारी किया गया, उसमें पूरा नाम, विवरण, राशि, भूमि का विवरण सब कुछ लिख के जारी किया जाता है कि संबंधित भूमि अवाप्त की जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, प्रारूप क में विवरण तैयार करेगा भूमि विकास अधिकारी और विभागाध्यक्ष को भेजेगा कि मैंने पूर्व अनुमान लगाने का, अपन ने पहले की क्लास में पढ़ा था कि भूमि के राशि के भुगतान करने का अनुमान लगाने का कार्य भूमि अवाप्ति अधिकारी का है। तो जो उसने अनुमान लगाया राशि का वो पूरा विवरण लिख के और विभागाध्यक्ष के पास भेजेगा। विभागाध्यक्ष उस प्रारूप में कॉलम संख्या 9 और 10 की पूर्ति करके कि मालेखाकार के पास जमा करा देगा।
फिर वहाँ से जो संबंधित पक्षकार से जिस राशि पर अंतिम सहमति बनी है, यानी कि फाइनली जो राशि भुगतान करना तय हो गया है, वो राशि भुगतान करने के लिए जब संबंधित पक्ष का जो राशि भुगतान करने के लिए तय हो गया कि इतनी राशि भूमि अवाप्ति के लिए लोगों को भुगतान की जाएगी, वो राशि तय होने के बाद उसका विवरण, सहायक विवरण प्रारूप ख में तैयार करके भेजा जाएगा मालेखाकार। मालेखाकार उन दोनों विवरणों का क्या करेगा, मिलान करेगा। मिलान करने के बाद क्या करेगा, संबंधित पक्षकार को धारा 12(2) के अधीन क्या किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा कि आपकी इस भूमि के संबंध में निम्न राशि आपको दे करना तय हुई है और आप अपनी राशि प्राप्त करने आ सकते हैं। इस संबंध में उसको नोटिस दे देंगे। जैसे ही उसको नोटिस दे देंगे तो वो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो न्यायालय में चला जाए धारा 18 के अधीन, अगर वो राशि से सहमत नहीं है, अगर वो राशि से सहमत है तो भुगतान प्राप्त करने आए। अगर वो भुगतान खूब प्रयास करने के बाद भी भुगतान प्राप्त नहीं करने आता है और ना ही वो न्यायालय में वाद दायर करता है, तो उसकी राशि को कोषागार में जमा करा देंगे। कोषागार में राशि जमा कराते समय क्या किया जाएगा, कोषागार में प्रारूप डी के अंतर्गत प्रमाणित कर देगा भूमि विकास अधिकारी की संबंधित व्यक्ति पूर्ण प्रयास करने के बाद भी राशि प्राप्त करने नहीं आया है, तो उसके संबंध में प्रारूप डी के अंतर्गत भर के और प्रमाणित कर देगा। अब वो राशि प्राप्त करने नहीं आता है तो उसको दोबारा से एक बार सूचना दी जाती है। फिर भी अगर वो नहीं आता है तो उसको कहा जाता है कि आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप लेट राशि प्राप्त करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। लेट प्राप्त करो चाहे जल्दी प्राप्त करो, ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये भी उसको प्रूव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो संबंधित पक्षकार राशि लेने, मान लो कोषागार में जमा होने के बाद राशि लेने आता है, तो रिफंड के मामले में जिस प्रकार से राशि का भुगतान किया जाता है उसी प्रकार उसको राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर मान लो संबंधित पक्षकार है के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उसका रिलेटिव राशि प्राप्त करने आता है, उसका पुत्र प्राप्त करने आता है, उसके परिवार का कोई सदस्य राशि प्राप्त करने आता है, तो उसको राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा दोस्तों, कि जब तक कि उनको कानूनी प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, यानी कि जब तक वो व्यक्ति अस्तित्व में है तब तक उसके किसी भी व्यक्ति को, संबंधित को राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। जब वो व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा हो जाता है तो उसके संबंधित जो उसके कानूनी प्राधिकार रखने वाला है, उसका पुत्र है, उसकी पत्नी है, उनको भुगतान उसके संबंध में किया जाएगा। अब ये भुगतान के संबंध में बातें हो गई। अब भुगतान करने नहीं आता है तो कोषागार में जमा करा देंगे, प्रारूप डी के अंतर्गत उसको प्रमाणित कर देंगे। अब दोस्तों यदि वो न्यायालय में वाद दायर कर देता है, दूसरा मामला क्या बनता है, ये तो अब तक जो प्रक्रिया पड़ी वो तो न्यायालय में वाद दायर नहीं करता है, तब भुगतान का मामला देखा अपन ने। यदि वो न्यायालय में वाद दायर कर देता है 18 के अधीन, तो न्यायालय क्या करेगा, आदेश जारी करेगा। आदेश जारी करेगा और अपन ने पहले जो राशि, जैसे ही न्यायालय में वाद दायर करता है तो उस संबंधित पक्षकार की राशि भूमि विकास अधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी क्या करेगा, न्यायालय में उसकी राशि जमा करा देगा पीठासीन अधिकारी के पक्ष में। तो राशि जमा करा देगा, 3 कॉपियां तैयार करेगा, एक न्यायालय में रहेगी, एक उसके खुद कलेक्टर के पास रहेगी और एक मालेखाकार को भेज दी जाएगी राशि जमा कराने की प्रतियां। यदि न्यायालय ने आदेश दे दिया, जो राशि जमा कराई है और जो संबंधित पक्षकार को राशि दे थी उससे अधिक भुगतान करने का अगर आदेश दे दिया गया है तो उसके संबंध में भी न्यायालय के पक्ष में चेक जारी कर दिया जाएगा। प्रारूप ख में इसका अधिक राशि के भुगतान का विवरण तैयार करके कोषक महालेखाकार के पास भेज दिया जाएगा। महालेखाकार प्रारूप ए से बी का मिलान कर लेगा कि न्यायालय ने जो राशि दी है कितना अंतर है, कितनी अधिक राशि का भुगतान किया गया है और न्यायालय उस संबंधित पक्षकार को राशि का भुगतान कर देगा। तो दोस्तों अपन ने आज की पूरी प्रक्रिया देखी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। अपन ने जो, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक पेज का साथ में, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9। तो दोस्तों आपने, उम्मीद करता हूँ सभी पेजों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो जो अपन ने स्क्रीनशॉट लिया है एक एक पेज का, ये आप सारे पेज याद कर लेना, इनको पढ़ लेना। इससे पहले, पढ़ने से पहले, इनको पढ़ने से पहले जो अपन पिछली क्लास में जो धाराएं लिखी थी उन धाराओं को याद कर लेना, कौन सी धारा किससे संबंधित है और कौन सा प्रारूप किससे संबंधित है। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में ये नियम
और फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। इसको पढ़ने के बाद अगर आप क्लास देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिस क्लास में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस नियम में प्रॉब्लम आ रही तो उसी क्लास के नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप लिख के बता दें कि सर ये नियम दोबारा से समझाएं, तो अपन एक क्लास लेके दोबारा समझा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब ये नियम थोड़ा सा और बचा है दोस्तों अपना, इस नियम को जैसे ही कंप्लीट करेंगे अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अंतिम चैप्टर अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम का वो। धन्यवाद दोस्तों, आज पक्का आपके लिए शाम को भी एक क्लास लेके आऊँगा। धन्यवाद।